नमस्कार और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास DSSB PRT की तैयारी से जुड़े पूरे 141 लाइनर सवाल जवाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है जी। आज हमारा मकसद इन सभी 140 सवालों को एक एक करके बिल्कुल क्रम में समझना है ताकि परीक्षा के लिए तैयारी और भी पक्की हो सके। बिल्कुल। हर सवाल, उसका जवाब और साथ में एक आसान सी लाइन में उसका मतलब, जी। यही हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। करिकुलम शब्द किस भाषा से आया है? देखिए, ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। लैटिन से? अच्छा। जी, लैटिन के एक शब्द कररे से, और इसका मतलब होता है दौड़ना। अच्छा, जी। तो सवाल नंबर 2, करिकुलम का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। हाँ, एक तरह से ये वो रास्ता है जिस पर दौड़कर एक छात्र अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है। तो सवाल नंबर 3, शिक्षा में इस दौड़ के मैदान की तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना पाठ्यक्रम से ही की गई है, जिसे पार करके बच्चा अपने शैक्षिक लक्ष्य को हासिल करता है। समझ गई। चौथा सवाल, पाठ्यक्रम वो रास्ता है जिस पर चलकर बच्चा क्या हासिल करता है? वो शिक्षा के उद्देश्य हासिल करता है। पाठ्यक्रम सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि मकसद तक पहुंचने का पूरा प्लान है। बिल्कुल। प्रश्न 5, एक मशहूर कथन है, पाठ्यक्रम में पूरी मानव जाति का ज्ञान और अनुभव झलकना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कथन फ्रोबेल का है। उनका मानना था कि शिक्षा हमारी पूरी सभ्यता की विरासत को आगे बढ़ाए। अच्छा, अब प्रश्न 6, ब्यूचैम्प ने पाठ्यक्रम को क्या माना है? उन्होंने इसे सामाजिक समूह की रूपरेखा माना है। मतलब करिकुलम वही सिखाता है जो समाज अपने सदस्यों से उम्मीद करता है। ठीक है। अगला सवाल, पाठ्यक्रम को एक छात्र के लिए कैसा होना चाहिए? ये छात्र के विकास के स्तर और उसकी परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। मतलब हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक ढलने वाला। तो फिर पाठ्यक्रम बनाने का आधार क्या होना चाहिए? यह है सवाल नंबर 8। इसका आधार छात्रों की रुचि, उनकी जरूरतों और उनकी काबिलियत होनी चाहिए। तभी सीखना असरदार होता है। प्रश्न 9, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल फोकस कौन होना चाहिए? हमेशा बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड। सारी गतिविधियां और विषय बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाए जाने चाहिए। और 10वां सवाल, पाठ्यक्रम किसके अच्छे अनुभव के लिए बनाया जाता है? ये छात्रों के सही और सर्वांगीण विकास के लिए बनाया जाता है। आखिरी लक्ष्य बच्चे की ग्रोथ ही है। चलिए, अब पाठ्यक्रम बनाने के पीछे जो सिद्धांत काम करते हैं उन पर आते हैं। सवाल नंबर 11, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? ये सिद्धांत छात्रों की रुचि, उनकी जरूरतों और योग्यताओं पर ही जोर देता है। मतलब सब कुछ विद्यार्थी के लिए। ठीक है। प्रश्न 12, पाठ्यक्रम में समुदाय केंद्रीयता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम बनाते समय हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसकी जरूरतों और समस्याओं का भी ध्यान रखें। तो क्या पाठ्यक्रम में उस समाज की झलक दिखनी चाहिए? बिल्कुल, यही है सवाल 13 का जवाब। पाठ्यक्रम में सामुदायिक जीवन की विशेषताएं जरूर दिखनी चाहिए। प्रश्न 14, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत किन देशों के लिए खास तौर पर जरूरी है? ये भारत जैसे सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों में समानता और न्याय जैसे मूल्य पैदा हों। 15वां सवाल, पाठ्यक्रम को छात्रों को असल में किस चीज के लिए तैयार करना चाहिए? उन्हें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। प्रेपरेशन फॉर लाइफ। तो जीवन के लिए तैयारी वाले सिद्धांत का असल मकसद क्या है? इसका मकसद है छात्रों को भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लायक बनाना। प्रश्न 17, पाठ्यक्रम का माहौल किसके जैसा होना चाहिए? उसे सामुदायिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, ताकि स्कूल और समाज में कोई दूरी न रहे। ठीक है। प्रश्न 18, पाठ्यक्रम बनाते समय किन मूल्यों को शामिल करना अनिवार्य है? लोकतांत्रिक मूल्यों यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शामिल करना अनिवार्य है, ताकि बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। 19वां सवाल, पाठ्यक्रम से छात्रों को कैसे अनुभव मिलने चाहिए? उन्हें समृद्ध अनुभव, रिच एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए। यानी ऐसे अनुभव जो उनके ज्ञान और सोच को गहरा बनाएं। और 20वां सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सीधा उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। मतलब हर पक्ष का विकास, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। सिद्धांतों की इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 21, क्रिया केंद्रिता यानी एक्टिविटी सेंटर्डनेस का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? ये काम करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग के विचार पर आधारित है। अच्छा, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। तो प्रश्न 22,
फिर पाठ्यक्रम में किस तरह की क्रियाओं के मौके मिलने चाहिए? इसमें खेलकूद और प्रोजेक्ट पर आधारित क्रियाओं के भरपूर मौके मिलने चाहिए। 23वां सवाल, लचीलेपन का सिद्धांत यानी फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि पाठ्यक्रम बदलती भी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। और ये लचीलापन किसके लिए फायदेमंद होता है? एक लचीला पाठ्यक्रम बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से भी बदला जा सकता है, जो बहुत जरूरी है। प्रश्न 25, सुरक्षा का सिद्धांत पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने की बात करता है? ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले विषयों को शामिल करने की बात करता है। 26वां सवाल, रचनात्मक प्रशिक्षण का सिद्धांत किस पर बल देता है? ये छात्रों की क्रिएटिव एबिलिटी यानी रचनात्मक योग्यता को बढ़ाने पर बल देता है। इसी से जुड़ा सवाल, रेमंड के मुताबिक पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? उनके अनुसार पाठ्यक्रम का झुकाव रचनात्मक विषयों की ओर होना चाहिए ताकि बच्चे कुछ नया सोचें और बनाएं। प्रश्न 28, हमारी संस्कृति में जो भी सबसे बेहतरीन चीजें हैं वो किसका नतीजा है? वो सब इंसान की रचनात्मक योग्यता का ही नतीजा है, चाहे वो कला हो या विज्ञान। ठीक है। 29वां सवाल, पाठ्यक्रम में टॉपिक्स का चुनाव कैसे करना चाहिए? टॉपिक्स का चुनाव बहुत सावधानी और एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए ताकि सही ज्ञान ही बच्चों तक पहुंचे। और इस खंड का आखिरी सवाल, पाठ्यक्रम में और क्या झलकना चाहिए? उसमें शिक्षा के दर्शन और मनोविज्ञान में हो रहे नए विकास की झलक होनी चाहिए। चलिए अब कुछ और सिद्धांतों को देखते हैं। सवाल 31, समन्वय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा का मेल होना चाहिए। प्रश्न 32, निरंतरता का सिद्धांत कॉन्टिन्यूटी, ये क्या पक्का करता है? यह पक्का करता है कि बच्चे के पिछले, मौजूदा और भविष्य के सीखने के अनुभवों में एक जुड़ाव बना रहे। 33वां सवाल, पाठ्यक्रम अगली कक्षाओं के लिए किस तरह काम करता है? यह अगली कक्षाओं के लिए एक आधार, एक बेस का काम करता है जिस पर आगे की पढ़ाई टिकी होती है। आज के वैज्ञानिक युग के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुनियादी ज्ञान और कौशलों का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे आज की दुनिया के लिए तैयार हों। 35वां सवाल, अनुभव की समग्रता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर और बाहर के सभी अनुभव शामिल हों। अब बात करते हैं उपयोगिता के सिद्धांत की। यह क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्रों को समाज का एक उपयोगी और योग्य सदस्य बनाए। प्रश्न 37, पाठ्यक्रम का क्षेत्र यानी स्कोप कैसा होता है? इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और गतिशील होता है, मतलब ये समय के साथ बदलता और बढ़ता रहता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या देता है? एक अच्छा पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों की संपूर्णता देता है, यानी हर तरह के अनुभव। 39वां सवाल, पाठ्यक्रम व्यक्तित्व के विकास में कैसे मदद करता है? ये एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करता है, जो हर तरह से मजबूत हो। 40वां सवाल, पाठ्यक्रम में किन दो तरह के उद्देश्यों का मेल होना चाहिए? इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्यों का मेल होना चाहिए ताकि बच्चा खुद भी बढ़े और समाज के काम भी आए। हमने सिद्धांत समझ लिए, अब ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम इतना जरूरी क्यों है। सवाल 41, पाठ्यक्रम किस चीज को पाने का एक साधन है? ये शैक्षिक उद्देश्यों को, मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पाने का एक साधन है। 42वां सवाल, पाठ्यक्रम क्या तय करता है? ये तय करता है कि क्या शिक्षण सामग्री इस्तेमाल होगी और पढ़ाने के तरीके क्या होंगे। चरित्र निर्माण में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? ये नैतिक और चारित्रिक विकास में मदद करता है क्योंकि इसमें मूल्य आधारित कहानियां और पाठ होते हैं। प्रश्न 44, पाठ्यक्रम के जरिए किस चीज का स्थानांतरण होता है? इसके जरिए हमारी सभ्यता और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। 45वां सवाल, पाठ्यक्रम बच्चे के दिमाग को कैसा बनाता है? ये दिमाग को गतिशील और लचीला बनाता है ताकि वो नए विचारों को आसानी से स्वीकार कर सके। बच्चे की कौन सी शक्तियों का विकास पाठ्यक्रम से होता है? उसके रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। 47वां सवाल, पाठ्यक्रम बच्चे को किसके लिए तैयार करता है? यह उसे उसके भावी जीवन, मतलब फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार करता है। पाठ्यक्रम किस आदत को बढ़ावा देता है? यह खोज करने की आदत, डिस्कवरी की आदत को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे में जिज्ञासा बनी रहती है। 49वां सवाल, अनुसंधान और आविष्कार के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए एक अच्छा और व्यवस्थित पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है, जो एक मजबूत नींव दे। और 50वां सवाल, पाठ्यक्रम किन घटनाओं का ज्ञान देता है? यह बच्चों को तत्कालीन घटनाओं, मतलब करंट इवेंट्स का ज्ञान देता है ताकि वे अपने समय से जुड़े रहें। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं,
रचनावाद। सवाल 51। सीखने की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए क्या अनिवार्य है? इसके लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य है ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया व्यवस्थित रहे। 52वां सवाल। पाठ्यक्रम छात्रों के किस विकास को पोषित करता है? या उनके संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोचने समझने की क्षमता को पोषित करता है। मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों के काम को एक तय मानक के आधार पर जांचा जा सके। सवाल 57। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म ये क्या मानता है? ये मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो सिर्फ खाली बर्तन नहीं है जिसे भरा जाए। तो फिर इस ज्ञान के निर्माण का आधार क्या है? इसका आधार बच्चे के अपने अनुभव और उन अनुभवों पर उसका सोचना विचारना है। आधुनिक मनोविज्ञान इंसान को किस रूप में देखता है? वो इंसान को अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। 57वां सवाल। रचनावाद में बच्चा नई जानकारी को किसके साथ जोड़ता है? वो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज के साथ जोड़कर अपनी समझ बनाता है। रचनावाद में किस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है? इसमें सीखने वाले के विचारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, न कि सिर्फ रट्टा मारने पर। 59वां सवाल। पाठ्यचर्या बच्चे को किसके साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है? यह बच्चे को अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। और 60वां सवाल। शिक्षा की पूरी व्यवस्था किस एक चीज पर टिकी होती है? शिक्षा की पूरी व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है। ये पूरी प्रणाली की रीढ़ है। अलग अलग विद्वानों ने पाठ्यचर्या को कैसे देखा है? अब इस पर कुछ सवाल। प्रश्न 61। पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार क्या हैं? इसके 4 आधार हैं: सामाजिक शक्तियां, मानव विकास का ज्ञान, सीखने का तरीका और ज्ञान का स्वरूप। प्रश्न 62। बैंट तथा कोनेबर्ग ने पाठ्यचर्या में क्या शामिल किया है? उन्होंने इसमें पाठ्य वस्तु, पढ़ने की क्रियाएं और विषय, इन तीनों को शामिल किया है। एक और कथन है, पूरे स्कूल का माहौल ही पाठ्यचर्या है। यह किसने कहा? यह रुडयार्ड तथा हेनरी ने कहा था। सवाल 64। कैसवेल ने पाठ्यचर्या को क्या कहा है? उन्होंने इसे एक गतियुक्त मतलब डायनामिक वातावरण कहा है, यानी एक ऐसा माहौल जो हमेशा बदलता रहता है। और कैसवेल के अनुसार ये पाठ्यचर्या बनती किससे है? ये बच्चों, शिक्षकों और जीवन की सभी क्रियाओं से मिलकर बनती है। प्रश्न 66। क्रो और क्रो के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? उनके अनुसार स्कूल के अंदर और बाहर होने वाले सभी अनुभव पाठ्यचर्या का हिस्सा हैं। डंकन ग्रिंजेल के अनुसार पाठ्यचर्या किसका आईना है? यह समाज की परंपराओं, पर्यावरण और आदर्शों का आईना है। प्रश्न 68। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने पाठ्यचर्या में क्या शामिल किया? उन्होंने इसमें अनुभवों की संपूर्णता को शामिल किया, जिसमें क्लासरूम, खेल का मैदान, लाइब्रेरी सब कुछ आता है। पाठ्यचर्या शिक्षक और छात्र को क्या देती है? यह दोनों को एक सही दिशाबोध, एक डायरेक्शन देती है ताकि वे अपने लक्ष्य से ना भटकें। और 70वां सवाल। पूरे देश में शिक्षा के स्तर में समानता कैसे बनी रहती है? यह एक निश्चित पाठ्यचर्या के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब आते हैं आज के दौर के सबसे जरूरी टॉपिक पर, NEP 2020। सवाल 71। पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के 4 चरण क्या हैं? इसके 4 चरण हैं: योजना बनाना, विषय वस्तु चुनना, उसे लागू करना और फिर मूल्यांकन करना। प्रश्न 72। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार नई स्कूल संरचना क्या है? नई संरचना है 5+3+3+4, जिसने पुरानी 10+2 वाली संरचना की जगह ली है। इस नई संरचना के फाउंडेशन स्टेज में क्या-क्या शामिल है? इसमें 3 साल की आंगनवाड़ी और उसके बाद 2 साल यानी कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। प्रश्न 74। NEP 2020 सभी चरणों में किस तरह के सीखने पर जोर देती है? ये अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देती है। यानी करके सीखना, है ना? जी, बिल्कुल। अब बात शिक्षा शास्त्र की। पेडागोजी किसका अध्ययन है? ये शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का अध्ययन है, यानी कैसे पढ़ाया जाए इसका विज्ञान। शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना जाता है? इसे एक सजीव और गतिशील प्रक्रिया माना जाता है जो कभी स्थिर नहीं रहती। प्रश्न 77। शिक्षा में अंतःक्रिया, इंटरैक्शन किसके बीच होती है? यह अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच होती है। ये एक दो तरफा संवाद है। शिक्षा की दिशा और लक्ष्य कौन तय करता है? यह शिक्षा शास्त्र ही तय करता है। 79वां सवाल। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है
मूल्यों का अंकन करना, यानी किसी चीज की कीमत या महत्व को आंकना। और 80वां सवाल, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? यह एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो सिर्फ साल के आखिर में नहीं बल्कि लगातार चलती है। मूल्यांकन को और गहराई से समझते हैं। सवाल 81, ब्रेडफील्ड के अनुसार मूल्यांकन क्या है? उनके अनुसार यह किसी घटना को कोई प्रतीक या मूल्य देने की प्रक्रिया है। प्रश्न 82, क्विलिन वहन्ना ने मूल्यांकन को क्या कहा? उन्होंने इसे छात्रों के व्यवहार में आए बदलावों के सबूत इकट्ठा करना कहा है। मूल्यांकन के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? दो मुख्य प्रकार हैं, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव जो अंकों में होता है, और गुणात्मक क्वालिटेटिव जो गुणों पर आधारित होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के 3 रूप क्या हैं? इसके 3 रूप हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। 85वां सवाल, गुणात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और जांच सूची जैसी तकनीकें शामिल हैं जो व्यवहार को परखती हैं। मिशेल स्क्रिविन ने 1967 में मूल्यांकन को किन 2 भागों में बांटा था? उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव और योगात्मक यानी समेटिव। रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम संरचनात्मक मूल्यांकन है और यह पढ़ाने के दौरान सुधार के लिए किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इसे आकलित मूल्यांकन कहते हैं और यह कोर्स के अंत में नतीजा जानने के लिए होता है। शिक्षा को उपलब्धि केंद्रित होने की बजाय कैसा होना चाहिए? इसे विकास केंद्रित होना चाहिए, जहां फोकस सीखने पर हो, न कि सिर्फ नंबरों पर। और 90वां सवाल, मूल्यांकन बच्चे के किस विकास से जुड़ा है? ये बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा है, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान से। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया पर आते हैं। सवाल 91, जॉन डीवी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? उनके अनुसार ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्रिपोलर प्रोसेस, जिसके 3 कोने हैं। डीवी के इस त्रिकोण के 3 अंग कौन से हैं? ये 3 अंग हैं, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न 93, डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? उनके अनुसार ये एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है, टेट्रापोलर प्रोसेस। अच्छा, इसके 4 अंग हैं। जी, ये हैं पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन पद्धति और सीखने की क्रियाएं। 95वां सवाल, शिक्षा का आखिरी लक्ष्य क्या है? इसका आखिरी लक्ष्य बच्चे के व्यवहार में अच्छा और अपेक्षित परिवर्तन लाना है। मूल्यांकन के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? इसके मुख्य रूप से 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे है? इसका संबंध दिमागी योग्यताओं से है, जैसे ज्ञान, समझ और तर्क। ज्ञानात्मक पक्ष को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसे जटिलता के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इस ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर क्या है? इसका सबसे निचला स्तर ज्ञान, नॉलेज है, यानी सिर्फ जानकारी को याद रखना। और 100वां सवाल, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? इसका सबसे ऊंचा स्तर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन है, यानी किसी चीज के मूल्य पर अपना निर्णय देना। अब मूल्यांकन के तीनों पक्षों को थोड़ा और समझते हैं। सवाल 01, ज्ञानात्मक पक्ष के बीच के स्तर कौन से हैं? बीच के स्तर हैं बोध, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना, और अनुप्रयोग, एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल करना। ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपरी स्तर के बाकी तत्व कौन से हैं? वे हैं विश्लेषण, एनालिसिस यानी टुकड़ों में बांटना, और संश्लेषण, सिंथेसिस यानी जोड़कर कुछ नया बनाना। प्रश्न 103, भावनात्मक पक्ष इफेक्टिव डोमेन का संबंध किससे है? इसका संबंध हमारी रुचि, नजरिए, मूल्यों और भावनाओं से है। भावनात्मक पक्ष का पहला चरण क्या होता है? इसका पहला चरण है रिसीविंग, यानी किसी चीज पर ध्यान देना। इस पक्ष के अन्य स्तर क्या हैं? इसके अन्य स्तर हैं अनुक्रिया, अवमूल्यांकन, विचारणा, व्यवस्थापन और आखिर में चरित्र निर्माण। प्रश्न 106, कौशलात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन किससे संबंधित है? ये हमारी मांसपेशियों और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित हैं। यानी करके दिखाना। जी बिल्कुल। कौशलात्मक पक्ष में किस पर जोर दिया जाता है?
इसमें शरीर के अंगों को कुशलता से चलाने पर जोर दिया जाता है, जैसे लिखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। कौशलात्मक मूल्यांकन में कौन से कौशल आते हैं? इसमें यांत्रिक, सामाजिक, गणितीय और भाषाई सभी तरह के कौशल आते हैं। मूल्यांकन किन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जरूरी है? ये कला, संगीत और नैतिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में बहुत जरूरी है। और 110वां सवाल, मूल्यांकन में कौन सी शारीरिक क्रियाएं आती हैं? इसमें खेल, व्यायाम, योगासन और स्काउटिंग गाइडिंग जैसी सभी क्रियाएं शामिल हैं। हम मूल्यांकन करते क्यों हैं? चलिए इसके मकसद को जानते हैं। सवाल 111, मूल्यांकन का पहला उद्देश्य क्या जांचना है? इसका पहला उद्देश्य छात्र के ज्ञान और विकास के स्तर को जांचना है। मापन और मूल्यांकन से सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है? इससे सीखने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि प्रगति दिखाई देती है। मूल्यांकन से छात्रों के बारे में क्या पता चलता है? इससे छात्रों की पारस्परिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है, यानी हर बच्चा अलग है। कमजोर छात्रों के लिए मूल्यांकन कैसे मदद करता है? ये उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग के लिए आधार प्रदान करता है, ताकि कमियों को दूर किया जा सके। इससे शिक्षण विधियों के असर का भी आकलन होता है कि वे कितनी कारगर हैं। मूल्यांकन किस तरह के निर्णय लेने में मदद करता है? ये सही शैक्षिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद करता है। मूल्यांकन शिक्षण के किन तत्वों को साफ करता है? ये शिक्षण के उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स को साफ करता है, ताकि पढ़ाना लक्ष्य आधारित हो। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को क्या दिया जा सकता है? उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, गाइडेंस दिया जा सकता है। मूल्यांकन की रिपोर्ट किसके लिए उपयोगी होती है? ये रिपोर्ट अध्यापक, छात्र और अभिभावक तीनों के लिए उपयोगी होती है। और 120वां सवाल, मूल्यांकन से किसकी उपयोगिता जांची जाती है? इससे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता जांची जाती है कि वे कितने सफल रहे। अब कुछ ऐसे सवाल जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। सवाल 121, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार की थी। प्रश्न 122, कलाकृति और लैब रिपोर्ट किस तरह के आकलन का उदाहरण है? ये पोर्टफोलियो आकलन, पोर्टफोलियो असेसमेंट का उदाहरण है, जिसमें छात्र के काम का संग्रह होता है। प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यचर्या किस पर आधारित होनी चाहिए? ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए, जहां सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द हो। स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मुख्य विचार क्या है? इसका मुख्य विचार बच्चे का समग्र, होलिस्टिक विकास करना है। शिक्षार्थी संचालित उपागम, लर्नर ड्रिवन अप्रोच का एक नुकसान क्या है? इसका एक नुकसान ये है कि इसमें ज्यादा समय और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीखने को एक आनंददायक प्रक्रिया बनाना है। EVS यानी पर्यावरण अध्ययन पर NCF की सिफारिश किस चीज को बाहर करती है? यह रटन प्रणाली और सिर्फ परिभाषाएं याद करने को बाहर करती है। प्रश्न 128, बच्चों को बगीचे में पौधों की तरह पोषित करना चाहिए, ये किसने कहा? यह कथन फ्रोबेल का है, जिन्होंने किंडरगार्टन की अवधारणा दी थी। किसी अनिश्चित स्थिति में दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर सीखना क्या कहलाता है? यह सामाजिक संदर्भ, सोशल रेफरेंसिंग कहलाता है। और 130वां सवाल, कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन की सफलता के लिए कितने कारक जरूरी हैं? इसके लिए 5 कारक जरूरी माने गए हैं। और अब आखिरी 10 सवाल। प्रश्न 131, NEP 1986 ने कार्य शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया? उसे सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, SUPW के रूप में स्वीकार किया गया था। कौन सा पढ़ाने का तरीका एकालाप, मोनोलॉग बन जाता है? जब शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला और छात्र सिर्फ लेने वाला हो, तो यह एक तरफा संवाद बन जाता है। एक बड़े ढांचे में बुनियादी तत्वों के आपसी संबंध को समझना क्या कहलाता है? इसे वैचारिक ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। कक्षा में छात्रों के सहभागी बदलने से किस चीज में सुधार होता है? इससे उनके सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स में सुधार होता है। प्रश्न 135, आग से हाथ जलने पर दोबारा न छूना, ये किस तरह का ज्ञान है? ये अनुभव सिद्ध ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज है, जो सीधे अनुभव से मिलता है। संगीत और कला किस प्रकार के ज्ञान से जुड़े हैं? ये निहित या अव्यक्त ज्ञान, टैसिट नॉलेज से जुड़े हैं, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। किस ज्ञान को आसानी से व्यक्त किया और लिखा जा सकता है? स्पष्ट ज्ञान, एक्सप्लिसिट नॉलेज को आसानी से व्यक्त और प्रलेखित किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान के हिस्से के रूप में पढ़ाने की सिफारिश कब की गई?
ये सिफारिश राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 1988 में की गई थी। शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण की वकालत कौन करता है? NCF 2005 शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण की मजबूती से वकालत करता है। और हमारा आखिरी 140वां सवाल, किस विचारक ने स्कूल को लघु समुदाय या मिनिएचर कम्युनिटी कहा? यह जॉन डीवी ने कहा था, जिनका मानना था कि स्कूल समाज का ही एक छोटा रूप है। तो ये थे पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन से जुड़े 140 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब। उम्मीद है कि इस अभ्यास से सभी को मदद मिलेगी। जी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और अभ्यास करते रहिए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।